सुप्रभात बच्चों। हमने अध्याय 5 का अध्ययन किया, फूल और कांटा। कविता के अंदर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा रचित यानी रचना की गई। तो हमने इसके अंदर अध्ययन किया बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार फूल और कांटे एक ही डाल पर उगते हैं। उनका पालन पोषण भी एक जैसा होता है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे सदा एक दूसरे को चुभन, दुख दर्द, चोट आदि देकर हानि पहुंचाता है। यानी जो कांटा होता है वो किस तरह से चुभन पहुंचाता है, और एक दूसरा होता है फूल, जो दूसरों को हमेशा खुशबू, सुंदरता, कोमलता आदि देकर सदा दूसरों के जीवन में खुशियां भरता है। तो इसलिए कहा गया यानी एक ही कुल, एक ही परिवार में इस प्रकार से दो विपरीत स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से अपने कुल और वंश का एक नाम रोशन करता है और एक दूसरों की आंखों में हमेशा खटकता रहता है। अपने जो परिवार है, कुल है, उसका वंश को खराब करता है। तो यहाँ इस तरह अच्छे और बुरे की बात बताई गई। अभी किस तरह अच्छा होता है वो अपने कुल और जो परिवार है उसका वंश को बढ़ाता है, उनका मान बढ़ाता है। और एक होता है वो अपने मान और सम्मान को घटाता है, दूसरों को दुख दर्द देते हुए। इसलिए बच्चों हमेशा अच्छे स्वभाव, अच्छे परोपकार, प्रेम वाले हमारे जो अंदर संस्कार होने चाहिए, हमें सभ्य होना चाहिए, जिससे हमारे कुल और वंश का मान समाज के अंदर बढ़ता है। तो इसके आधार पर हमने अध्ययन किया था। आगे हम इनका कवि परिचय जानते हुए शब्दार्थ के रूप में करेंगे बच्चों। सप्रसंग व्याख्या आप कर चुके होंगे। आगे देखिए, कवि परिचय के अंदर सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति होने का भी गौरव प्राप्त है। इन्हें विद्या स्पति उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी ये बड़े सम्मानित व्यक्ति रहे थे, प्रसिद्ध व्यक्ति रहे थे, और विद्या के बारे में अत्यधिक अध्ययन के कारण इनका भी मान सम्मान अध्यक्ष के रूप में भी किया गया था, उपाधि से भी सम्मानित किया गया इन्हें। प्रिय प्रवास इनको सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। यह हिंदी भाषा में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली कहते हैं बच्चों जिस तरह से अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो हम बिल्कुल सीधे शब्द लेते हैं खड़ी बोली के, या जो स्थानीय भाषा के जो शब्द होते हैं उनको लेकर इनका जो ग्रंथ है रचा गया है। इन्होंने अपने काव्य में नए ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हरियोध की मृत्यु 16 मार्च 1947 को हो गई थी बच्चों, यानी आज़ादी से कुछ पहले। और इनकी प्रमुख अगर ग्रंथ की बात की जाए तो प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, परिजात, रसकलश, अधखिला, फूल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से बच्चों याद रखेंगे कवि परिचय के रूप में। आगे हम चलते हैं शब्दार्थ के अंदर। शब्दार्थ आपने बच्चों कल कर लिए होंगे, नोटबुक भी आपको मिल गई होगी। तो मेघ यानी बादल को कहते हैं, कुल यानी वंश, और जी यानी मन, वेद कहते हैं दंसना या वेदना, वसन कहते हैं कपड़ा, पर कहते हैं पंख, श्याम यानी सांवला, और निज यानी अपना, अनूठा कहते हैं अद्भुत, विलक्षण, बड़प्पन कहते हैं महानता, श्रेष्ठता, शीश कहते हैं सिर, और श्रोता कहते हैं सुशोभित होना, फबना या अच्छा लगना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों। तो आपको सभी समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न के अंदर पाठ से। तो मौखिक क्वेश्चन के रूप में, वैसे तो क्लास के अंदर होते हैं ये बच्चों मौखिक रूप से ऑनलाइन पर जाना जाता है, लेकिन ऑफलाइन क्लास न होने की वजह से ऑनलाइन क्लास में हम इनको अपने नोटबुक के अंदर करते हुए ही करेंगे। तो सोचिए और बताइए, मैं मेघ और हवा मिलकर फूल और कांटा का पालन पोषण किस तरह करते हैं। तो यानी मेघ और हवा मिलकर फूल और कांटों का पालन पोषण दोनों का समान भाव से एक जैसा ही करते हैं, मतलब उनमें किसी प्रकार का भेदभाव
दोनों के प्रति नहीं होता, वो दोनों को समान रूप से ही पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट ख नंबर, माँ की भूमिका में फूल कब नजर आता है? माँ की भूमिका में फूल जब जो कली तितलियाँ भौरे होते हैं उनको अपनी अपनी गोद में बिठाकर जो अनूठा रस है, फूलों अपना रस है वो पिलाता हुआ नजर आता है। तो इस तरह उत्तर देंगे बच्चों। और ग नंबर के अंदर, फूल किस तरह दूसरों पर प्यार लुटाता है? तो फूल सुंदरता, कोमलता और खुशबू देकर दूसरों पर प्यार लुटाता हुआ नजर आता है। फिर आगे लिखित क्वेश्चन के अंदर चलो बच्चों देखते हैं। लिखित के अंदर किस संकेत जो पद्यांश कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये छेद कर बच्चों जहाँ से आपकी बुक के अंदर आपका जो तीसरा पैरा है वहाँ से निशान लगाते हुए हम देखेंगे कली जी की खिलाई, यानी कि तीसरा और जो चौथा पैरा है उसको लेकर हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। मान लो इस तरह से लिखते हुए इनके क्वेश्चनों का आंसर देंगे बच्चों। तो क नंबर के अंदर, कांटा क्या फाड़ देता है? तो कांटा दूसरों के वसन यानी कपड़े फाड़ देता है। तो यानी कि क्या फाड़ दे, क्या आगे लगा देंगे कपड़ा, कांटा कपड़ा फाड़ देता है। और ग नंबर के अंदर, ख नंबर के अंदर सॉरी, कांटा तितली को किस तरह चोट पहुंचाता है? तो कांटा तितली के पर को फाड़ते हुए उसे चोट पहुंचाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। और आगे, तितलियां और भौरे किसकी गोद में खुश रहते हैं? तो तितलियां और भौरे फूल की गोद में खुश रहते हैं। ग नंबर, यहाँ पर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर का आ गया, तो पर यानी पंख, यहाँ पर का अर्थ है पंख। तो बच्चों इस पैरे के अंदर से लेते हुए आप अच्छी तरह से अपना अध्ययन करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर देखिए, अति लघु उत्तर के रूप में लिखना है, यानी कि एक शब्द के अंदर या एक पंक्ति के अंदर आंसर देना है। फूल और कांटे कहाँ पर रहते हैं? तो फूल और कांटे एक ही जो गुलाब का फूल है उस पर रहते हैं, यानी सॉरी जो गुलाब का पौधा है उस पर रहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फूल और कांटे एक ही फूल के पौधे पर रहते हैं, इस तरह से बताएंगे बच्चों। और ख नंबर, कांटा किसका श्याम तन भेद देता है? तो कांटा भौरे का, तो भौरे लिखेंगे, भौरे का तन भेद देता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। ग नंबर, सबकी आंखों में कौन खटकता है? तो सबकी आंखों में कांटा ही खटकता है। तो इस तरह से या ये भी, इसका उत्तर ये भी हो सकता है बच्चों भी सबकी आंखों में जो दूसरों को दुख दर्द देते हुए जो कांटा है वो खटकता है, या दुख दर्द देने वाले कांटे के रूप में खटकता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। और तीसरा, लघु उत्तर के रूप में लिखिए, कवि ने फूल और कांटों के स्वभाव में क्या अंतर बताया? तो सबसे पहले फूल, तो लिखेंगे बच्चों, फूल सभी को अपनी कोमलता, खुशबू, सुंदरता आदि देते हुए सभी को प्रसन्न करता है, सभी को सुख प्रदान करता है। और उसके विपरीत कांटा दूसरों को चुभन, दुख दर्द, चोट आदि पहुंचाकर वह दूसरों को हानि पहुंचाता है। और ख नंबर, फूल तितलियों और भौरों के साथ क्या करता है? फूल तितलियों और भौरों को अपना अनूठा रस पिलाकर उनका पालन पोषण करता है। और ग नंबर के अंदर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में बड़प्पन की कसर? तो इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमेशा अच्छे यानी दूसरों को प्रसन्न करते हुए या सच्चाई और जो ईमानदारी का रास्ता है उसको चुनते हुए हम अपने कुल और वंश का नाम रोशन करें, जिससे हमारे जो कुल और वंश की जो बड़प्पन है वो नज़र आएगा और
चारों ओर हमारे कुल ऑर्गन्स की प्रशंसा होगी। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलें दीर्घ क्वेश्चन के अंदर। तो दीर्घ में पहला क्वेश्चन देखिए क नंबर को, एक सी परवरिश मिलने के बाद भी लोग फूल को पसंद और कांटों को नापसंद क्यों करते हैं? एक ही परवरिश में पलने वाले या कह सकते हैं मिलने के बाद भी लोग फूल को पसंद करते हैं क्योंकि वह हमेशा दूसरों को खुशबू, सुंदरता, कोमलता और प्रसन्नता का भाव देता है। इसके विपरीत कांटा सभी को दुख, दर्द, चोट, चुभन आदि पहुंचाकर हानि पहुंचाता है, अतः लोग कांटे को नापसंद करते हैं। इस तरह आंसर हो जाएगा। फिर कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बच्चों आपको नहीं करना है क्योंकि ये आप पहले इसकी व्याख्या कर चुके हैं, यानी जो पूरा कविता मूल भाव हमने उसके आंसर के रूप में जो हमने लिखा था। और वैसे भी बच्चों अगर आप मूल भाव लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं कि जो कविता है मूल भाव प्रेम, परोपकार, कोमल, हृदय, फूल व कांटे के बीच अंतर मल रूपी जो मतलब अंतर है उसको कवि ने यहाँ पर और इसका भाव दिखाया है। तो इस तरह से है बच्चों। तो वैसे भी हम इसका आंसर चलो कर ही लेंगे, नॉर्मल सा होगा। और जो ग नंबर है, ग नंबर को देखिए बच्चों, यानी क हो जाएगा, ख भी चलो कर लेंगे। और ग के अंदर दी गई पंक्तियों का भाव सप्रसंग भाव लिखिए। तो ये आपको नहीं करना क्योंकि ये हम व्याख्या के रूप में बच्चों कर चुके हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। बाकी हम आपको क्वेश्चन आंसर है वो आपके रिटर्न के रूप में हम सेंड कर देंगे आपको पिक के द्वारा। आगे देखिए पार्ट से आगे की बात हो रही है इंटरनल क्वेश्चन के रूप में। तो यहाँ आपकी सोच समझ यानी आपकी ही तर्क शक्ति का विकास होता है बच्चों ऐसे क्वेश्चनों से। तो ये खुद आपकी अपनी एबिलिटी दर्शा सकते हो, यहाँ पर योग्यता दर्शा सकते हो। तो क नंबर, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव में क्या अंतर होता है? तो वही फूल और कांटे वाला, यानी फूल सज्जन का दर्जा दिया गया और दुर्जन का कांटे को, यानी वही तुलनात्मक क्वेश्चन है। सज्जन और दुर्जन व्यक्ति स्वभाव में क्या अंतर होता है? तो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए परोपकार, भलाई और प्रसन्नता के कार्य करता है, दूसरों को हमेशा सुख प्रदान करता है। और दुर्जन व्यक्ति इसके विपरीत, वह दूसरों को दुख, दर्द, चोट पहुंचाता हुआ या चोट देकर हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से बच्चों आप आंसर कर लेंगे इसका। और ख में फूल और कांटे किसके प्रतीक हैं और क्यों? तो फूल और कांटे सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के प्रतीक हैं क्योंकि फूल हमेशा दूसरों को प्रसन्नता मतलब अपनी खुशबू मालूम कह सकते हैं ना, खुशबू, सुंदरता, कोमलता देकर दूसरों को प्रसन्नता पहुंचाता है। और कांटे हैं वो दूसरों को चोट, चुभन, दुख, दर्द आदि देकर हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से आंसर देंगे बच्चों। तो ये थे अपनी बुक के जो पाठगत क्वेश्चन आंसर हैं उसके रूप में। आगे हम चलते हैं भाषा ज्ञान के अंदर। तो भाषा ज्ञान में देखिए बच्चों आपको बुक के अंदर ही ये सब करने हैं और इनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है। तो भाषा ज्ञान में देखिए दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे बच्चों। तो पहला सबसे पहले हम इस जो आपका ये बादल जैसा रूप यानी एक आकृति बनी हुई है इसके अंदर से हमें शब्द चुनने हैं। तो मेघ के लिए चुने। तो मेघ कहते हैं बच्चों घन और बादल। तो घन और बादल को कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा घन और बादल ये आप मेघ के अंदर भर लेंगे। हवा का देखें तो हवा कहते हैं वायु और समीर। वायु और समीर तो यानी वायु, समीर ये भर लेंगे इसमें हवा में। पर के अंदर बात करें तो पर कहते हैं बच्चों पंख और डैना, डैना भी कहते हैं इसको। और अनूठा की बात करें
तो अनूठा कहेंगे विलक्षण या अद्भुत। अनूठा किसे कहेंगे? विलक्षण और अद्भुत। और चांद की बात करें तो चांद कहते हैं शशि और राकेश, यानी शशि और राकेश। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। दिए गए शब्दों में अनुस्वार, यानी जो हम लाइन के ऊपर एक पॉइंट के रूप में दर्शाते हैं, और अनुनासिक जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, चांद बनाते हुए बिंदु रखेंगे, लगाएंगे आप। तो ये बच्चों बहुत सारे शब्द आप पीछे करते हुए आए हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसको करने में। तो आगे हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। तो देखिए इसको, चांद, चांद पे क्या आएगा बच्चों? चंद्र बिंदु। क्या आएगा? चंद्र बिंदु। और हवाएं, तो हवाएं के ऊपर भी चंद्र बिंदु आता है, हवाएं, तो यानी चंद्र बिंदु आएगा। और ढंग, तो ढंग पर क्या आएगा? अनुस्वार, अनुस्वार लगाएंगे। सुगंध, तो सुगंध पर भी क्या आता है बच्चों? क्या आएगा बोलो? अनुस्वार। और बंधन के ऊपर क्या आएगा? बोलो बच्चों, बंधन पे क्या लगाओगे आप? बंधन पर भी अनुस्वार। और आंख के ऊपर चंद्र बिंदु। उंगलियां, तो उंगलियां पर क्या आएगा बच्चों? चंद्र बिंदु, इस पर भी चंद्र बिंदु आएगा। पतंग, तो पतंग के अंदर क्या लगाएंगे? अनुस्वार। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चंद्र बिंदु अनुस्वार ये लगते कहाँ पर है, यानी वैसे जहाँ पर जो पंचम वर्ण उतरता है, जो भी पंचम वर्ण उतरता है, बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर, यानी वो दो वर्ण उनके बीच में जहाँ पर पंचम वर्ण आधे अक्षर के मान लो रूप में आधा आधा करके हम लगाते थे, बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर लगाएंगे। और कांटा, तो कांटे के अंदर हम बहुत सारे पीछे कांटा शब्द पढ़ते हुए आए हैं बच्चों। तो यहाँ कांटा के रूप में क्या दर्शाया है, उस पर क्या लगा हुआ था बच्चों? आपने देखा ही था। ये सारे के सारे जितने शब्द हैं ये हमारे उसके अंदर से लिए गए हैं, पूरी पूरी जो हमने व्याख्या की है, जो कवितांश है, इन कविता के अंश में से ली गई है। तो इस पर बच्चों चंद्र बिंदु ही आएगा, चंद्र बिंदु ही लगाएंगे। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको अपनी बुक में साथ साथ में वीडियो को देखते हुए इसे अपनी बुक में भर लेंगे। बाकी आपको पूरा भर कर इसकी पिक भी सेंड कर देंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से देखते हुए अपना कार्य कर लेंगे। आज आपको क्वेश्चन आंसर और ये जो भाषा ज्ञान के रूप में हमने दो किए हैं, ये भी आपको पिक सेंड कर देंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से देखते हुए भरेंगे। भाषा ज्ञान है ये आपको पुस्तक के अंदर करना है, और बाकी जितने हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं वो आपको उसकी पिक सेंड कर देंगे। तो अच्छी तरह समझते हुए अपने हल करेंगे बच्चों। और टेस्ट के लिए जो भी आपको दिया गया है उससे आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, और सभी के सभी अपनी आंसर भी जो है वो उसको आप नोटबुक के अंदर भी नोट करेंगे और मुझे भी पिक सेंड करेंगे। जय हिंद।